विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय सिंह परिहार आज आपको चर्चा करूंगा मूल विधि के संदर्भ में एक विशेष कानून भारतीय न्याय संहिता के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 में 3 विशेष कानून पारित किए गए जो एक साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में थे। प्रक्रिया विधि में हमारी दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई और भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता आई। तो 3 किताबें हमारे पास आई, जिनमें से 2 किताबें हमारे कोर्स में हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो पुस्तक है, अगर हम इसे देखें तो पीसीएस जे के एग्जाम में, एपीओ के एग्जाम में और अदर जुडिशियल एग्जाम में, जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपीएसआई की जो भर्ती आने वाली है, इस एग्जाम में भी मूल विधि के अंतर्गत इस नवीनतम कानून से क्वेश्चन आएंगे। हमारा उद्देश्य होगा कि इसकी बारीकियों को, चीज़ों को समझा सकूं, आपको बता सकूं कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि हमारे प्रश्न अच्छे हो सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मूल विधि से या विधि से जो भी प्रश्न आते हैं, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है कि धारा के आधार पर, कि कौन सी धारा में क्या बताया गया है। ठीक है, उसकी हेडिंग, उसके टाइटल को याद रखते हुए क्वेश्चन बनते हैं, या उसका टाइटल दे दिया गया और फिर पूछते हैं धारा क्या है, कौन सी धारा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर संविधान की बात करूं तो मैं पूछूं विधि के समझ समता कहाँ बताई गई है, तो आप कहोगे सर आर्टिकल 14 में है। फिर मैं कहूंगा आर्टिकल 14 में क्या बताया गया, तो आप कहोगे विधि के समझ समता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन धारा पर आधारित होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है केस पर आधारित। कोई अगर केस पूछ लिया जाए कि भाई ये केस किस धारा से संबंधित है, तो वो भी आपको बनना चाहिए कि अगर कोई धारा पर आधारित कोई केस है, मान लीजिए हम के.एम. नानावती बनाम मुंबई राज्य की बात करें, या महबूब साय बनाम एम्परर की बात करें, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर की बात करें, इंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर की बात, क्राउन की बात करें, तो ऐसे क्वेश्चंस किस धारा से संबंधित हैं, या इस धारा का कौन सा महत्वपूर्ण मामला है जिसमें लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तीसरी कंडीशन है जो दृष्टांत या इलस्ट्रेशन पर आधारित होती है। इलस्ट्रेशन पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं कि कोई दृष्टांत दिया जाता है, कोई घटनाक्रम बीएनएस में दिए गए हैं तमाम, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, उन पर आधारित कि अगर ऐसा है तो क्या होगा। तो हमने अगर उसे पढ़ रखा है तो हम उसका सही आंसर लगा पाएंगे। तो एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं। जनरली क्वेश्चंस का फॉर्मेट यही होता है, यही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर अंदर से पूछना चाहें तो वो धारा के अंदर जो आवश्यक तत्व होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवश्यक तत्व, चोरी के आवश्यक तत्व क्या हैं, लूट के आवश्यक तत्व क्या हैं, डकैती के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं, रेप के आवश्यक तत्व क्या हैं, है ना, हत्या के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमें पढ़ना पड़ता है। हम इन बातों को देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो नई पुस्तक बीएनएस है, ये एक महत्वपूर्ण कानून बन के उभरा है। क्यों उभरा है? क्योंकि अपराध के संदर्भ में अब सबसे बड़ा कानून यही है हमारे पास। इससे कहां कहां से चीजें आने वाली हैं, क्या फर्क है। आईपीसी में और बीएनएस में काफी चेंजेस हैं। ठीक है, एक तो धारा के आधार पर ही देखा जाए अगर, तो जहां आईपीसी की अगर हम बात करें तो आईपीसी में 511 धाराएं थी। वहीं पर क्या हुआ है, बीएनएस में जो धाराओं की संख्या है घट करके क्या हो गई है, 358 हो गई है। अब आप कहोगे साहब इसका मतलब अपराध कम हो गए हैं या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं है, अपराध कम नहीं हुए। हुआ क्या है कि जो धाराएं अलग अलग थीं, अगर किसी चीज की बात करें कि लूट के लिए तो कई धाराएं थी, तो उनको एक ही जगह कर दिया गया और उनके सब सेक्शन बना दिए गए, ए बी सी ऐसे करके उन्हें अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। तो नंबर ऑफ जो सेक्शंस थे वो कम हो गए और एक ही सेक्शन में सारी चीजें हो गई। इस तरह के करने के कारण से भी ये संख्या कम हो गई है। ठीक है ना, तो ये चीज देखेंगे। साथ ही साथ जो लोकेशन थी, जो महिलाओं संबंधी अपराध थे पहले पीछे थे, उन्हें आगे लेकर आए हैं। इस वजह से भी चीजें आगे पीछे हुई हैं। तो अब किताब ही नई हो गई है। बहुत सारे अपराधों की जो दंड थे वो बढ़ा दिए गए हैं, वो भी हमें पढ़ना होगा। पुरानी किताब का रेलिवेंस बस इतना है कि मूलभूत सिद्धांत जो हैं, जो सिद्धांत हमने कभी पढ़े थे, मूलभूत सिद्धांत, ये तो चेंज नहीं होने वाले हैं, है ना, ये वैसे ही है। बस सेक्शन की लोकेशन चेंज हो गई है और साथ ही साथ जो पनिशमेंट है वो भी चेंज हुआ है।
यानी दो चेंजेस बड़े हैं, इन्हें हमें देखना होगा। अगर हम इन्हें तैयार कर लेंगे तो फिर हमारी आईपीसी और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बस इनको याद कर लेना है। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं अगर उन बातों को ध्यान रखेंगे तो उनको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अगर कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं उनको पढ़ते रहेंगे तो याद भी हो जाएंगी। और जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए सब कुछ नया है, इसलिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मूल विधि यूपीएसआई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लगभग 24 क्वेश्चन के लिए कहा गया है, 40 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन जीएस के लिए हैं। ये संविधान, मूल विधि और जीएस के लिए कहा गया है, जिसमें संविधान और मूल विधि के लिए 24 हैं, जीएस के लिए 16 हैं। तो जहां पर एक एक क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पर 24 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से अगर आपके बीएनएस से 3 या 4 क्वेश्चन भी आ गए तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फिलहाल हमें पढ़ना पड़ेगा, सफलता के लिए एक एक अंक बढ़ाना होता है। एक क्वेश्चन ही 2.5 नंबर का है, 2.5 का है, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मैंने आपको बताया एक नया कानून आपके पास आया जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देना है एक महत्वपूर्ण बात पर। यह बिल्कुल नया कानून है और इस पर 25 दिसंबर 2023 को हमारे राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर हस्ताक्षर किए। अधिनियम बनने की प्रक्रिया आपको पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा से जब दोनों जगह से पास हो जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति महोदय द्वारा जब उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो राष्ट्रपति महोदया द्वारा जब हस्ताक्षर हो गया, वो डेट है आपकी 25 दिसंबर 2023, यानी इस तारीख को ये अधिनियम बन गया। ठीक है, अब इसके बाद डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, यानी लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि, तो ये ध्यान रखिएगा, होने की तिथि। बहुत सारे विद्यार्थियों को यही सब प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए, तो एक बार दिमाग में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो ये तिथि है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से हमारी बीएनएस लागू हो गई है। तो आने वाले समय में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, अगर हम बात करें कि जो परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं, तो उनमें क्या होगा कि उनमें इससे क्वेश्चंस बनेंगे बीएनएस से। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे तो ये पूछा जाएगा कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, लागू होने की तिथि या प्रवर्तन की तिथि क्या है। तो आपको याद रखना है 1 जुलाई है आपकी, और अगर ये कहा जाए कि कब ये अधिनियम या एक्ट बन गया तो ये है 25 दिसंबर 2023। ठीक है, इस कानून में 358 धाराएं हैं, 358 सेक्शंस और 20 चैप्टर्स हैं, 20 अध्याय। आपके ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको भी दिमाग में रखने की जरूरत है और इसे भी याद रखने की आवश्यकता है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने हो गए हैं, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए। एक एक करके हम लोग सारी बातों को पढ़ेंगे। आज शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसलिए एक एक बात को लेकर चल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बेयर एक्ट के प्रोविजंस को लिखा गया है, उनसे जुड़ी हुई जो भी आवश्यक केसेस होंगे वो भी उसके पीछे एड ऑन होते जाएंगे, चीज़ें आएंगी। कानून क्या कहता है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, हर बात को लेकर हम लोग चलेंगे। आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आगे चर्चा करते हैं क्या है विषय और धारा 1 क्या कहती है। देखिए, धारा 1 अध्याय 1 प्रारंभिक के बारे में है और इसकी हेडिंग क्या कहती है धारा 1 की, संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना। यानी इस धारा 1 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। कब से ये लागू हो रहा है, इसका नाम क्या है और ये कब से प्रारंभ हो रहा है, ये सारी बातों का जिक्र हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा गया है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। बिल्कुल बेसिक बात जो हमने बार बार आपसे कही है, याद रखने की है कि इस संहिता का नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023। इससे पहले जो कानून चलता था उसका नाम था भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860 इस पुस्तक का नाम था ये, और इसे शॉर्ट में हम लोग कहते थे आईपीसी। इस कानून का नाम है बीएनएस, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, बीएनएस। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये दो चीजें आपको दिमाग में रखना है। इसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023।
धारा 1 का पहला खंड ये कहता था। धारा 1 का दूसरा खंड क्या कहता है? यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। दो बातें हैं यहाँ पर, ध्यान देना है आपको। क्या कहा जा रहा है कि उस तारीख को प्रवृत्त होगा, यानी उस तारीख से लागू होगा। प्रवृत्त का मतलब है इन्फोर्स करने की बात हो रही है, कि कम इनटू फोर्स, कब से लागू होने की बात हो रही, तो ये बात है प्रवृत्त के लिए। जो केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार का केंद्रीय कानून है, इसलिए इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नियत करे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी वो डेट क्या है हमारी? 1 जुलाई है, जुलाई 2024। तो ये बात तो यहाँ हमारी क्लियर हो गई, यही डेट ऑफ एनफोर्समेंट कहलाती है, और ये हमारी धारा की पहली धारा का दूसरे खंड में साफ साफ बता दिया गया। फिर क्या कहा जा रहा है? और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, यानी और जो बहुत सारे इसमें प्रोविजन है, पूरा कानून के संदर्भ में इशारा कर दिया कि ये लागू हो गया। लेकिन अगर सरकार चाहे तो जो अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं उनके लिए कोई अलग डेट भी दे सकती है, ये उसके हाथ में है। धारा 1 का खंड 2 इस बात को स्पष्ट करता है। तो आपको फिलहाल इसमें आपको यही याद रखना है कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, तो 1 जुलाई 2024 है। इस तारीख से ये कानून देश में लागू हो गया है। आइए आगे चलते हैं। खंड 3 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका कि वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। देखिए, अब ये भाषा शैली थोड़ा सा टेक्निकल सी लगती है, लेकिन हम लोग को समझ लेना है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस समझना है, कोशिश करना है। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, यानी इस कानून के अगेंस्ट में जो भी बातें कही जा रही हैं, जो भी कार्य हैं या कोई लोप है, यानी एक्ट और ओमिशन की बात हो रही है कि अगर कोई चीज कही जाती है कि करना है और कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो इसका मतलब है वो लोप कर रहा है। और कोई चीज मना की जाती है, वही काम वो कर रहा है, तो उसको कहा जाता है कि ये एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही बातों को कुल मिला के ये जो कार्य और लोप हैं, इसे ही हम कहते हैं अपराध। कि जब किसी कानून के अगेंस्ट ऐसी बातें आ जाएं, जब किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए और कोई ना करे, और जब किसी कार्य को ना करने के लिए कहा जाए और कोई वही करे, तो इसे कहा जाएगा कि वो इस उपसंहिता के उपबंधों के प्रतिकूल है, अगेंस्ट है। तो क्या कहा जा रहा है? जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर कोई काम ऐसा है जो इस कानून में कहा गया है और उसके कोई अगेंस्ट काम करता है या उसके अनुसार काम नहीं करता है, तो कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी माना जाए, कब? जिसका कि वह भारत के भीतर दोषी होगा। अगर उस अपराध के लिए भारत के अधीन कहीं किसी कानून में उसको दोषी माना जाता है या वो दोषी माना जा रहा है, तो इस संहिता के अंतर्गत उसको दोषी माना जाएगा। इस कानून में उसकी व्यवस्था दी गई है। अब जब हम अपराध पढ़ेंगे, अभी हम धारा 2 खंड 24 में जाएंगे, तो अपराध की परिभाषा पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे कि अपराध क्या है। अपराध का मतलब ही है कि विधि विरुद्ध कार्य का किया जाना। इसलिए पहली लाइन कह दी गई कि इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बताया गया कि दोषी कौन ठहराया जाएगा? जो ऐसा करेगा। आइए तीसरे खंड के बाद हम लोग चौथे खंड पर चलते हैं। चौथा खंड क्या कहता है? भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। ये भारत से परे, बियॉन्ड शब्द का यूज किया जा रहा है। इस बात को थोड़ा सा नॉर्मली समझिए। अगर कोई आदमी इंडिया के अंदर कोई कार्य करता है और वो इस कानून के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है, उसी की बात कही जा रही है। तो अगर वो भारत से बाहर कहीं जाकर ये काम करता है और अगर वही काम भारत में करता तो दोषी ठहराया जाता, तो उसी के बारे में कहा गया है। तो ऐसा वर्ता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था, यानी उसका कार्य जो भारत से बाहर कहीं भी किया गया, अगर उसे हम यहाँ पर करता तो दंडित करते, तो यही माना जाएगा कि वह कार्य भारत में ही किया गया है। यानी अगर भारतीय आदमी कहीं जाकर कोई ऐसा काम करता है जो बीएनएस के अंतर्गत अपराध है, तो उसे भारत के अंदर भी अपराधी माना जाएगा। ये बात यहाँ पर बताएगी। ये नहीं कि बाहर कहीं क्या कंडीशन, हमसे मतलब नहीं है। अगर आप भारतीय हैं, किसी अन्य देश में जाकर कोई ऐसा कार्य करते हैं, तो आप जब भारत आएंगे तो आपको उसमें अपराधी माना जाएगा। आपको उस कार्य के लिए कोर्ट ले जाया जाएगा, विचारण होगा और उस पर जो प्रक्रिया होगी वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि संहिता के अंतर्गत जो बातें हैं, इस कानून में जो बातें कही गई हैं, अगर कोई व्यक्ति
थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज भी टेक्निकल है। मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको इजी करूं, ठीक है। मैंने दोनों को बेयर एक्ट प्रोविजंस को लिख रखा है ताकि आप देख के समझ भी सकें और कोशिश भी करें। क्या कहा जा रहा है कि संहिता के जो प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति उसके अनुसार कार्य नहीं करता है तो दोषी माना जाएगा। तो अगर यहां दोषी माना जाता है, तो अगर कहीं बाहर काम करके वही आया है तो फिर यहां जब लौट कर आएगा तो यहां दोषी माना जाएगा। यानी भारत का आदमी चाहे भारत के बाहर काम करे चाहे भारत के अंदर काम करे, इस कानून के द्वारा वो दोषी होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये बात यहां पर बताई गई। प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अब धारा 1 का खंड 5 क्या कहता है? इस संहिता के उपबंध, द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई, यानी इस संहिता के उपबंध जो है कैसे लागू होंगे ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, अगर अभी जो मैंने बात बताई थी खंड 4 में, उसी का एक्सप्लेनेशन ही इस तरह से है ये कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी भारत का कोई नागरिक भारत से बाहर जाकर कहीं भी कोई अपराध करता है तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, उस पर इस संहिता के कानून लागू होंगे। क्लियर हो रहा है? तो भारत का आदमी, भारत का नागरिक अगर कहीं बाहर जाकर के भी कोई कार्य करता है और बीएनएस में उस चीज को अपराध माना जा रहा है तो वो इसके अंतर्गत आएगा, पहली चीज। दूसरी बात क्या कही जा रही है? भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोर्ट या विमान पर, ध्यान दीजिएगा, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान, एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा। अगर भारत में कोई रजिस्टर्ड है, जैसे संस्थाएं रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे हम लाइसेंस लेते हैं, आप देखते हो परमिट बनता है, बस का परमिट बनता है, आप देखते हो ट्रक के परमिट बनते हैं। ऐसे ही जब कोई हम हवाई जहाज की बात करते हैं, एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, हम कोई शिप की बात करते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होता है, प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड किया जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई शिप यानी पोत या कोई एयरक्राफ्ट भारत में रजिस्टर्ड है, और शब्द क्या हो रहा है? एनी पर्सन ऑन एनी शिप, अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी रजिस्टर्ड पोत पर जो भारत में रजिस्टर्ड है या किसी ऐसे एयरक्राफ्ट पर जो भारत में रजिस्टर्ड है कोई अपराध करता है तो इस संहिता के उपबंधों के अंतर्गत उसको दोषी माना जाएगा। यानी इस संहिता के उपबंध उस पर लागू होंगे, इसकी प्रक्रिया उस पर लागू होगी। एनी पर्सन है, इसका मतलब है कि ये भारतीय नागरिक के लिए नहीं, एनी पर्सन, कोई भी भारतीय नागरिक तो समाहित ही पहले से आ रहा है, लेकिन विदेशी भी अगर भारतीय रजिस्टर्ड पोत पर ऐसा कार्य करेगा तो वो इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू है। अब देखिए यहां पर ये जो प्रोविजन है ये आईटी एक्ट के प्रोविजन है। आईटी एक्ट जो आपके कोर्स में है, आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उसके प्रावधानों को अब जोड़ा गया है, क्योंकि 1860 में तो आईटी एक्ट की कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। 1860 में तो ना तो कंप्यूटर था उस तरह से, ना चीजें थी, ना इंटरनेट था, अब है। तो उन्होंने क्या कहा कि भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, ध्यान दीजिएगा, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर अगर कोई हमारा कंप्यूटर संसाधन है वो लोकेटेड है, कहीं किसी उद्देश्य के लिए रखा गया है, कोई नोडल एजेंसी बनाया गया है, जब हम लोग आईटी एक्ट पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। तो अगर ऐसे किसी संसाधन को लक्ष्य बना करके कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति द्वारा क्या है, भारत से बाहर, ध्यान दीजिएगा, और परे किसी स्थान से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू है। यानी कोई व्यक्ति जो आउटसाइड इंडिया है वो ऐसा कोई काम करता है जो भारत में ऐसा कंप्यूटर है जिसको छेड़छाड़ कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उसको लक्ष्य बना करके कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो इस एक्ट के प्रावधान उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे। तो हमने अभी देखा ना कि रजिस्ट्रीकृत पोत है, कंप्यूटर संसाधन है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। स्पष्टीकरण क्या कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दें। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। देखिए क्या कह रहे हैं, भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन
दंडनीय होता। यानी कोई भी कार्य जो बीएनएस में बता दिया गया है वो इसके उपबंध वहां पर लागू हो जाएंगे। स्पष्टीकरण यही कहता है कि इस कानून की किताब में जो कुछ भी कह दिया गया वो भारत में तो दंडनीय है, भारत के बाहर अगर हमारा कोई व्यक्ति है या कुछ ऐसी बात हो रही है तो उस पर भी ये प्रावधान लागू होंगे। इसके स्पष्टीकरण का यही अर्थ है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। स्पष्टीकरण आपने ध्यान दिया होगा, समझा होगा। इसके सभी चीजों के बारे में एक एक करके देखेंगे। अब जो दृष्टांत की मैं चर्चा कर रहा था, इलस्ट्रेशन के बारे में आपसे बात कर रहा था, ये परीक्षा में सीधे सीधे आ जाते हैं। सीधे सीधे आते हैं तो क्या होता है, ऐसी ही लाइन लिखी रहती है और फिर ऑप्शन में नीचे को दे दिया जाएगा। ऐसे यहां से ऑप्शन बना दिया जाएगा, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहली लाइन रहेगी, का जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, ठीक है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए। ये इतना दे दिया गया। क्या कह रहे हैं, का जो भारत का नागरिक है यानी सिटीजन ऑफ इंडिया है का, और वो क्या करता है भारत से बाहर आउटसाइड इंडिया क्या करता है, किसी स्थान पर हत्या कर देता है। तो कहा जा रहा है तो वह भारत के किसी स्थान में जहां वो पाया जाए तो क्या होगा, उसे दंडित किया जाएगा, नहीं दंडित किया जाएगा, उसका विचारण ट्रायल शुरू किया जाएगा। यानी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है अगर उसने कहीं भारत से बाहर भी की। इसी की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर इसके उपबंध लागू हैं तो चाहे भारत का आदमी कहीं भी चला जाए तो वहां पर भी लागू हैं, तो बीएनएस उस पर लागू होगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चाहे जहां पकड़ा जाए भारत में हत्या के लिए विचारित किया जाएगा, यानी उसका ट्रायल होगा, और अगर सारे सबूत और साक्ष्य मिल जाते हैं तो दंडित भी किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये ध्यान दीजिएगा, पहली धारा है। और हालांकि मैं जब पढ़ाता हूं क्लासेस में तो मेरा उद्देश्य होता है कि सीधे मूल विधि और अपराध से शुरुआत करते हैं हम, लेकिन इस एक्ट की शुरुआत कर रहे हैं इसलिए धारा 1 धारा 2 परिभाषित खंड जितने भी हैं उन सबको एक्सप्लेन करने के बाद ही फिर प्रॉपर तरीके से हम आएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमारे यहाँ पर एक ऑनलाइन बैच भी लॉन्च हो गया है हमारे एप्लीकेशन पर। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें यूपीएसआई के लिए एक बैच भी लॉन्च हो गया है और दीपावली पर उस पर डिस्काउंट भी दिए गए हैं। वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं, तो ये सारी क्लासेस आप तक पहुंच रही होंगी और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप देखेंगे समझेंगे। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर कोशिश करूँगा आपको और आसान करके बताने का, जैसे भी आप तक पहुँच सके बात, मेरा उद्देश्य यही होगा। फिलहाल आप इस इलस्ट्रेशन को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए छठा खंड लास्ट खंड है इसका। इस संहिता में की गई कोई भी बात भारत की सेवा में के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अधित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। देखिए बात ध्यान देने की है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है, इन सभी के लिए अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। इनकी कार्य पद्धति सब कुछ अलग है इन कंपेरिजन टू आर्म सिविलियन। कानून इनके लिए कुछ बने हैं। एक सैनिक जो भगोड़ा होता है, भाग जाता है, एक सैनिक जो विद्रोह कर देता है, एक जो सैनिक जो देश के आर्म्स एंड डोमिनेशन की चोरी करता है, एक सैनिक जो देश के साथ षड्यंत्र करता है या धोखा देता है, तो उसके लिए जो कानून बने हुए हैं वो हमारे सिविल कानून की तुलना में अलग है थोड़ा सा। ये जो बीएनएस है ये हमारी एक ऐसा कानून है जो सब पर लागू है, लेकिन ये जो चीजें हैं इनके लिए कुछ विशेष स्पेशल लॉज भी हैं। तो ये क्या कहा जा रहा है इस खंड 6 में कि जो ये लोग हैं इनके लिए जो विधि बनी है उस विधि से कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो विधि उसी प्रकार से लागू रहेगी। क्या कहा जा रहा है कि ये देखिएगा यहाँ पर अधित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, यानी अगर सैनिक वाली प्रक्रिया में कुछ ऐसी बात है कि उपबंधों या किसी विशेष विधि या किसी स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी इस कानून की कोई बात इस पर प्रभाव नहीं डालेगी कि सेना के लिए क्या व्यवस्था है, सेना अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य करे, ये बीएनएस उसको प्रभावित नहीं करेगा, यही कहा जा रहा है। तो आज प्यारे विद्यार्थियों हमने ये देखा कि छोटे छोटे कई प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास आए, है ना।
अब धारा 2 को हम लोग कल देखेंगे, आज धारा 1 पर हमारी चर्चा हो रही थी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है एक समरी के रूप में कि भाई राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, तो ये आपको रट लेना है, 25 दिसंबर 2023 को हुआ। ये कानून कब बना, यानी प्रवर्तन की तिथि क्या है, प्रवर्तन की तिथि तो आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2024। एक ये आपका हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कुल धाराएं कितनी हैं, तो कुल धाराएं हैं इसमें 358। इसमें अध्याय कितने हैं, तो अध्याय हैं इसमें 20। ये बातें बिल्कुल रट लेनी है। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023, शॉर्ट में बीएनएस। भारतीय दंड संहिता 1860 में कितनी धाराएं हैं, 511 धाराएं। एक मोटी मोटी बातें आपके दिमाग में मैं डालने का प्रयास किया। आज पहली क्लास थी और बीएनएस के शुरुआत करनी थी, तो मैंने इसको आपको एक धारा के माध्यम से बताया। कल हम लोग धारा 2 पढ़ेंगे। धारा 2 में बहुत सारे खंड हैं, तो हम उन खंड को एक एक को समझेंगे, क्योंकि उस खंडों में परिभाषित किया गया है कि जीव जंतु क्या है, अपराध क्या है, व्यक्ति क्या है, इन सबको जानना जरूरी है। और जब हम इसे जान जाएंगे तो फिर हम प्रॉपरली भारतीय न्याय संहिता में प्रवेश करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और दोनों ही फॉर्मेट में चीज़ों को लिखने का प्रयास किया जा रहा है। बेयर एक्ट के प्रावधानों को आपके सामने रखते हुए उसे एक्सप्लेन करेंगे। जहां पर केसेस की आवश्यकता है वहां पर आपको केसेस बताए जाएंगे, जहां पर जो भी चीज़ें अन्य उदाहरणों की आवश्यकता है वहां पर उदाहरण बताए जाएंगे। यानी एक टारगेटेड प्रोग्राम के तहत कार्य कर रहे हैं। ये कक्षाएं न केवल आपके यूपीएसआई के लिए बल्कि जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। जो विद्यार्थी इनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे जुड़े रहें और कोशिश करें कि प्रावधानों को देख के थोड़ा समझें। बाकी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक बात आप तक पहुँचती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप सफल होंगे, न केवल अपना बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।